नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले 19 जुलाई को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक सुबह 11 बजे आयोजित होगी, जिसमें केंद्र सरकार अपने एजेंडे की रूपरेखा सभी राजनीतिक दलों के सामने रखेगी। वहीं विपक्ष उन मुद्दों को उठाएगी जिन पर वो मानसून सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। हर संसदीय क्षेत्र से पहले आयोजित होने वाली इस बैठक का उद्देश्य सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के बीच सहमति बनाना होता है और इस बार केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पेश करने की तैयारी में है। वहीं विपक्ष नीट, यूजी पेपर लीक समेत कई राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए इस बार का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही के दिनों में कई विपक्षी दलों में टूट और अंदरूनी कलह भी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से टीएमसी में राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। वहीं शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे से लेकर विपक्ष के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई नेताओं के दल बदलने की भी चर्चा हो रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर दोनों सदनों का सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस दौरान राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और बहस की आवश्यकता विधायी कार्य पूरे किए जाएंगे। प्रसिद्ध गायिका एस जानकी अम्मा के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मैसूर के महाराज ग्राउंड में रखा गया है। उनके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। वहीं अभिनेता जयप्रकाश ने मशहूर सिंगर एस जानकी के निधन पर दुख जताया और इसे कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। उन्होंने राज्य सरकार से उन्हें राज्योत्सव पुरस्कार से सम्मानित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कई सम्मान मिले थे और वो कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार की हकदार थी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की उनके जीवित रहते हुए उनकी खैर खबर लेनी चाहिए थी। उन्होंने योगदान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में गाना गाया था और गायिका एस जानकी के निधन पर कांग्रेस विधायक ने कहा कि उन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के लिए हजारों गाने गाए और खुद को सबसे सम्मानित प्लेबैक सिंगर में से एक बनाया। उनके गाने आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनका जाना हर किसी के लिए बड़ा नुकसानदायक है। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान इस मुश्किल समय में उनके परिवार को हिम्मत और शक्ति दे। राज्य सरकार की ओर से हमारे प्रतिनिधि पहले ही उनसे मिलकर आ चुके हैं और अपनी संवेदनाएं दे चुके हैं। मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी का शनिवार को मैसूर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो 88 साल की थी। एस जानकी ने अपने कैरियर में 48,000 से ज्यादा गाने रिकॉर्ड किए थे, जिसमें ज्यादातर हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाओं में थे। ऐसे में एस जानकी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एस जानकी की आवाज ने हर भावना को खूबसूरती से लोगों तक पहुंचाया। वहीं आरएसएस की सालाना अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक रविवार को कर्नाटक में हुई और इसके बाद से इसको आज बेलगामी में संपन्न हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में संघ के 226 प्रमुख पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में संघ के डॉक्टर मोहन भागवत और सर कार्यवाहक जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। बैठक के दौरान संघ के विभिन्न स्तरों पर आयोजित प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा की गई। संघ की ओर से बताया गया है कि इस साल देश भर में 83 संघ शिक्षा वर्ग और 12 कार्यकर्ता विकास वर्ग आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से कुल 18,842 स्वयंसेवकों ने प्रशिक्षण प्राप्त की है और इन प्रशिक्षण कार्यों में संघ शाखा संचालन, संघ कार्य पद्धति और ग्राम विकास और कुटुंब प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों को शामिल किया गया है। बैठक में संघ की शाखाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सितंबर महीने में शाखाओं की संख्या बढ़ाने और कार्य योजनाओं को प्रभावित तरीके से लागू करने की रणनीति पर विचार किया गया। इसके साथ ही संघ के शताब्दी वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में पंच परिवर्तन के माध्यम से समाज के अधिक से अधिक लोगों को सामाजिक कार्यों में जोड़ने पर भी चर्चा हुई। साथ ही संरचना के साल 2026 और 27 के प्रस्ताव कार्यक्रम की भी और लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। मौजूदा सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा होते हुए जनसंख्या असंतुलन, जनगणना से जुड़े विषयों और नशीले पदार्थों को बढ़ावा देने पर भी चिंता जताई गई।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में मिली शर्मनाक हार के बाद से टीम इंडिया में बड़ा फेरबदल किया गया है। टीम इंडिया को अब जिम्बाब्वे के साथ 3 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी और उनके लिए टीम में रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। बिश्नोई की चोटिल वरुण चतुर्वेदी की जगह मौका मिला है और वरुण चतुर्वेदी जो हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों में मैदान पर उतरे थे। हालांकि उन्होंने सिर्फ 2 मैचों में ही गेंदबाजी की क्योंकि पहले मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 टी20 मैचों की सीरीज के लिए चुनी गई शुरुआती टीम में रवि बिश्नोई को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इंग्लैंड दौरे पर उन्हें स्क्वाड में रखा गया था। इंग्लैंड के खिलाफ बिश्नोई को शुरुआती 2 मैचों में प्लेइंग 11 खेलने का मौका मिला था और पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था, जिस कारण उनकी गेंदबाजी नहीं हुई। लेकिन दूसरे मैच में वो बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए। बिश्नोई ने अपने स्पेल में 60 रन लुटा दिए थे और जो कि टीम इंडिया की हार का कारण बना हुआ था। इसके बाद से सीरीज के बचे हुए 3 मैचों में बिश्नोई को मैदान पर नहीं उतारा गया और ऐसे में भारतीय टीम को जिम्बाब्वे दौरा इस महीने के आखिर में शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच जो है 23 जुलाई को होगा और दूसरा मुकाबला जो है वो 25 और तीसरा 26 जुलाई को होगा। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव आयरलैंड के खिलाफ अपना पहला टी20 और अफगानिस्तान के खिलाफ पहला वनडे मैच खेल चुके हैं और अब चयनकर्ताओं ने भरोसा जताया है कि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम में भी जगह दी गई है। दूसरी ओर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई की वापसी से भारतीय टीम को और मजबूती मिलेगी। जिम्बाब्वे दौरे पर होने वाले सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है और अब देखना ये होगा कि सीरीज में टीम इंडिया का प्रदर्शन कैसा रहता है और भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा इस महीने के आखिरी में शुरू होगा। दोनों टीमों के बीच सीरीज का पहला मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा और सीरीज का दूसरा मुकाबला 25 और तीसरा 26 जुलाई को खेला जाएगा। वहीं दिल्ली देहरादून गणेशपुर कॉरिडोर हाईवे पर शिवालिक की दुर्गम पहाड़ियों में बारिश से पहले बड़े खतरे को टालने के लिए NHAI ने सुरक्षा अभियान तेज कर दिया है। माता डाटकाली मंदिर के पास भारी मशीनों से ऊंची चट्टानों की कटिंग करके ढीला मलबा हटाया जा रहा है ताकि मानसून के दौरान सड़क पर चट्टानें गिरने से कोई भी बड़ा हादसा न हो और यातायात सुचारू बना रहे। संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में 3 विशाल चट्टानों पर लगातार काम चल रहा है। निर्माण कार्यों के कारण हाईवे के एक हिस्से पर यातायात डाइवर्ट कर दिया गया है और फिलहाल एक लेन में वाहनों का संचालन कराया जा रहा है। प्रशासन वाहन चालकों से सावधानी बरतने और निर्धारित यातायात व्यवस्था का पालन करने की अपील कर रहा है। वहीं डेली 24 भारत की टीम ग्राउंड कवरेज करने के लिए पहुंची तो पूरा माजरा जो है वो कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली देहरादून हाईवे पर चल रहे बड़े सुरक्षा अभियान का है, जहां पर शिवालिक की पहाड़ियों की सुरक्षित बनाने के लिए काम तेजी से जारी है। बरसात के मौसम में किसी भी संभावित खतरे से बचने के लिए NHAI युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। देखिए, इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे से। इस वक्त मैं लाइव हूँ और अपने कैमरामैन सहयोगी से बताना चाहूँगा फिलहाल जो मौके की लाइव तस्वीरें है वो दिखाए। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर हाईवे पर शिवालिक की पहाड़ियों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे लगातार मौसम जो है के हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे आप देख रहे होंगे पहाड़ी का जो मलबा है वो पूरी तरह से यहाँ पर हटाया जा रहा है। तो कैमरामैन से बताना चाहूँगा फिलहाल जो मौके की जो तस्वीर है, क्योंकि लगातार बारिश के कारण पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा सड़क पर हटाया जा रहा है और जिससे आवाजाही प्रभावित होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी को देखते हुए निर्माण एजेंसियों ने पहाड़ियों की कटिंग का कार्य तेज कर दिया गया है। सुरक्षा के मद्देनज़र पहाड़ियों में बोरिंग करके सरिये डाले जा रहे हैं ताकि गीली चट्टानों को मजबूत किया जा सके, भू संकलन आशंका कम हो सके। मौके पर मशीनें लगातार काम कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई गई है। प्रशासन और निर्माण एजेंसियों का प्रयास है कि हाईवे पर यातायात पूरी तरह से सुचारू हो सके और वाहनों से जो है अपील की जा रही है कुछ सावधानी बरते। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर निर्देशों का पालन करा रहा है। अपने जिस तरह से कैमरामैन से यहाँ पे दिखाइए मौके की जो लाइव तस्वीरें वो दिखाइए, जिस तरह से यहाँ पर पहाड़ी का जो मलबा वो हटाया जा रहा है और लगातार यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं। फिलहाल एक साइड से यहाँ पर रूट को डाइवर्ट कर रखा है और जहाँ से वाहनों को एक साइड यहाँ पर चलाकर वाहनों को सुचारू रूप से किया जा रखा है। अपने सहयोगी मानस के साथ सुनील जायसवाल, डेली 24 सहारनपुर। देखिए, इस वक्त बागेश्वर
धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों दक्षिण भारत के तिरुपति बालाजी में आयोजित 3 दिवसीय ऊर्जा संचार समागम में शामिल हैं और इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर कथावाचक देवकी नंद ठाकुर के पुत्र देवांश ठाकुर को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि वर्तमान समय की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हिंदू ही हिंदुओं का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि किसी डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, किसान का बेटा किसान और पुलिसकर्मी का बेटा पुलिसकर्मी, नेता का बेटा नेता और अभिनेता का बेटा अभिनेता बन सकता है तो कथावाचक का पुत्र कथावाचक बने, इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देवकी नंदन ठाकुर के बड़े पुत्र देवांश ठाकुर ने कथावाचन शुरू किया है और उनकी वाणी की सराहना भी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसका मजाक और मीम्स बना रहे हैं और टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यदि किसी का कथा पसंद नहीं है तो उसे सुनने की बाध्यता नहीं है, लेकिन संतों, कथावाचकों और सनातन परंपरा का सार्वजनिक उपहास नहीं किया जाना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपने ही संतों, मंदिरों और मठों पर लगातार सवाल उठाना और उनका मजाक उड़ाना अंततः सनातन समाज को कमजोर करता है। उन्होंने हिंदू समाज से आपसी मतभेद बुलाकर एक दूसरे को सम्मान देने और सनातन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। अपने संबोधन में अंत में उन्होंने हिंदू एकता का संदेश देते हुए कहा कि जात पात का कोई करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब एक परमात्मा की संतान है। उन्होंने कहा कि संगठित एकजुटता होकर हिंदू समाज ही सनातन परंपरा और राष्ट्र को सशक्त बना सकता है। दिल्ली में हुई दान चोरी के मामले में अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर बने हुए हैं। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क में रविवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया और इस पाठ के बाद से उन्होंने दान घोटाले को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर तीखा हमला बोला। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि देश भर में हस्ताक्षर अभियान चलाकर प्रधानमंत्री के नाम एक पत्र भेजा जाएगा जिसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और कड़ी सजा की मांग की जाएगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में डकैती, चोरी और घोटाला हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि सस्ती जमीन को महंगे दामों पर खरीदा गया, निर्माण कार्य में 40% कमीशन खोरी के आरोप लगे हैं और मंदिर परिषद में चोरी की कई घटनाएं सामने आई है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है और भगवान के नाम पर जुटाए गए दान का दुरुपयोग किया गया है। आप प्रमुख ने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है और मामले को कमजोर करने के लिए फर्जी एफआईआर दर्ज की गई है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन साफ है कि वो कुछ नहीं करेंगे। उनके साथ ही संगठन इसमें शामिल है। हर भक्तों को कसम खानी है कि जिसने डकैती की है जब तक फांसी की सजा नहीं मिलेगी चैन से नहीं बैठेंगे। अभी कौन सा चुनाव है? आरोप जो है बीजेपी आप पे लगा रही है। अभी तो दिल्ली में कोई चुनाव ही नहीं है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कभी ना कभी तो चुनाव होते रहते हैं। देखिए, पूरा देश जानता है कि किसने भगवान राम का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल किया। पिछले 40-50 साल से भारतीय जनता पार्टी ने और उसके सहयोगी संगठनों ने भगवान राम के नाम पे वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भगवान राम ने इनको देने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इनकी केंद्र में सरकार बनाई, 21 राज्यों में सरकार बनाई, उसके बावजूद भी इन्होंने जिस तरह से भगवान राम के साथ विश्वासघात किया है, अब भगवान राम के यहाँ भी इनका कोई वो नहीं है। एक और सवाल है सर, कैंपेन चलेगा? ये अब चलेगा कैंपेन, काफी दिन चलेगा। हाँ, बिल्कुल देंगे, चिट्ठियाँ देंगे। सर, एक सवाल वहीं भारत ने ओमान के तट के पास एक कमर्शियल जहाज पर हुए हमले की निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक व्यक्ति का अभी तक पता नहीं चल पाया है। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि हम आज ओमान के तट के पास कमर्शियल जहाज GFS के गैलेक्सी पर हुए हमले की निंदा करते हैं। जहाज पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को अब तक बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय लापता बताया जा रहा है। ओमान में हमारा दूतावास स्थित पर बारीकी से नजर रखा जा रहा है और चल रहे खोज और बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से तालमेल बिठा रहे हैं। हम सहयोग के लिए ओमान के अधिकारियों का धन्यवाद करते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस इलाके में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बहुत ही चिंताजनक है। बयान में कहा गया है कि इस हमले में कमर्शियल जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बहुत ही चिंताजनक है। हम तनाव को तुरंत ही कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए चल रही बातचीत को पूरा करने की अपनी मांग दोहराते हैं ताकि
ताकि इलाके में शांति और स्थिरता लौट सके। जहाज में कमर्शियल जहाजों और आम लोगों की बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक इलाके के अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से जहाजों की आवाजाही और व्यापार को बिना किसी रुकावट के जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। ये बयान तब सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हमलों का तीसरा दौर शुरू कर दिया है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान के IRGC ने हॉर्मुज जलमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले कंटेनर जहाज GFS गैलेक्सी पर हमला किया था। US सेंट्रल कमांडर की ओर से एक्स पर किए गए एक अधिकारित पोस्ट के अनुसार जहाज का एक आम कर्मचारी लापता है और जहाज पर आग लगने और इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचने के कारण वह अपनी यात्रा जारी रखने में असमर्थ है। शामली नगर पालिका द्वारा पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रविवार को राधा गोविंद कॉलोनी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश राणा ने पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। साथ ही क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ओपन जिम पार्क का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 के तहत यूपी में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल पौधारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, मातृत्व के सम्मान और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी का प्रतीक है। कार्यक्रम में मौजूदा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने पौधे लगाकर उनके संरक्षण का संकल्प लिया। सभी ने आम जन से भी कम से कम एक पौधा लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने की अपील की। प्रयागराज के नगर पंचायत हांडिया में अधिशासित अधिकारी रश्मि सिंह की अध्यक्षता में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत के सभासदों, अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अधिशासित अधिकारी रश्मि सिंह ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने लोगों से अपनी मां के सम्मान में कम से कम एक पौधा लगाने और उसके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के साथ आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षा और हरित वातावरण उपलब्ध कराया जा सकता है। वहीं यूपी के कन्नौज में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। महादेवी घाट पर मैदा की बोरियों से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर लोहे की रेलिंग तोड़ता हुआ सीधे गंगा नदी में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार ट्रक में 3 लोग सवार थे। स्थानीय लोगों और राहत एवं बचाव टीम की तत्परता से 2 लोगों को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। वहीं एक व्यक्ति अभी भी लापता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची। लापता व्यक्ति की तलाश के लिए नदी में सर्च अभियान लगातार चलाया जा रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस जांच कर रही है। प्रशासन ने लोगों से घटनास्थल के आसपास अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है। वहीं बहराइच क्षेत्र में रविवार को एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रयागपुर विधानसभा के विधायक सुभाष त्रिपाठी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक और थाना अध्यक्ष प्रयागपुर को अगुवाई में थाना परिषद में विभिन्न प्रजातियों के छायेदार और फलदार पौधे लगाए गए और इस दौरान विधायक ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान अपनी जन्मदात्री मां और धरती मां दोनों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक प्रेरणादायक प्रयास है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और कन्नौज के पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत जिले भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। चौकी और पुलिस कार्यालय में मुख्य अतिथि के कर्मचारी भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और ऐसे में उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों से लगाए गए पौधे के संरक्षण का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में जिले भर के पुलिस बल ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। रामपुर के बिलासपुर तहसील क्षेत्र में पंजाब नगर निवासी किसान
करज सिंह ने अपने भाइयों पर मारपीट, जमीन पर कब्जा करने और राजस्व अभिलेखों में कथित गड़बड़ी कर फर्जी प्रविष्टि करने का आरोप लगाया है। पीड़ित किसान ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत दर्ज करके न्याय की मांग की है। ऐसे में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भाइयों ने मारपीट करके उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया और राजस्व अभिलेखों में कथित रूप से गलत प्रविष्टि दर्ज कराई। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि शिकायत 7 जुलाई 2026 को राजस्व एवं आपदा विभाग में दर्ज की गई थी। मामला शासन स्तर पर पहुंचने के बाद से संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगे जाने की संभावना है। फिलहाल मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है और पीड़ित किसान ने निष्पक्ष जांच और न्याय की उम्मीद जताई है। क्या नाम है आपका? कारज सिंह। कहाँ रहते? प्रेवा फार्म। घर कहाँ है? घर हमारा पंजाब नगर। क्या शिकायत करी थी आपने अपने भाई के खिलाफ? क्या आपके भाई जो है आपके साथ ज्यादती कर रहे हैं? सर, हमारी रोड के हाईवे के ऊपर कुछ जगह है, कुछ घर हीरा सिंह के घर के बैक साइड में हमारी जगह है। हम जब अपने वाहन कोई भी यंत्र में खड़ा करने चाहते हैं, वो हम पे हमला करते हैं और लड़ाई झगड़ा मारने पीटने पे नौबत आ जाती है। अच्छा। हाँ जी, वो हमारी क्यों सुनो, मतलब क्या वजह है कि ये लोग क्यों ऐसा करते हैं? वजह सर, हमारे 18-20 साल से कोई बच्चा नहीं था। हमने एक लड़की गोद ले ली, गोदनामा लिखवा के, तो पता नहीं इसकी जलन है या क्या है। इससे सारा एक होने के बाद हमारा खतौनी में से नाम भी खत्म करवा दिया लेखपाल से मिलकर। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने मुख्यमंत्री पोर्टल पे की, कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तो सर देखो कार्रवाई नहीं हुई और इसकी जांच मैं तो डीएम साहब से कह रहा हूँ करवाई जाए। मुख्यमंत्री से क्या गुहार लगा रहा है? तो मुख्यमंत्री से कह रहे हैं हमारा हक बनता हमें दिलवाया जाए और हमारी जान माल की सुरक्षा करवाई जाए। अच्छा, रोड पे जब आप जाते हो अपने घर पे, पुराने वाले पे, मकान जहाँ पर आपका रोड पे है, वहाँ वाहन खड़ा करते तो क्या ये रोक? फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।